गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर डेमोक्रेसी। इसमें हमने देखा था डेमोक्रेसी का मीनिंग देखा था। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी जो वर्ड होता है वो डेमोस और क्रेशिया शब्द से मिलकर बना होता है और जिसका मतलब होता है पावर ऑफ पब्लिक, मतलब पब्लिक के अंदर पावर होती है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद में हमने देखा था कि जो रिलेटेड किस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है डिसीज़न मेकिंग, ठीक है। और उसके बाद में हमने इसके वेरियस फॉर्म्स देखे थे। वेरियस फॉर्म्स के अंदर हमने देखे थे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी और मॉरल या एथिकल डेमोक्रेसी। इसके अंदर हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में हमने देखा था कि जो पॉलिटी होती है वो लिबरल, ठीक है। इसके बाद में हमने डेमोक्रेटिक स्टेट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में देखा। जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होती है वो टू टाइप्स की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव। तो हमारे इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम है और प्रेसिडेंटियल जो सिस्टम है वो यूएसए के अंदर है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देख ली थी। नेक्स्ट आज हम देख रहे हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की जो बेसिक विशेषताएं हैं, फीचर्स है, वो देखते हैं। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिलीव्स इन ए लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है वो किस में बिलीव करती है? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में। लिबरल का मतलब हमने देखा था ना, जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के बारे में जो ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। लिबरल उदारवाद, सॉफ्ट थॉट होते हैं उनके, जिनके जिससे सारे जो लोग होते हैं ना वो अपना डेवलपमेंट कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो लिबरल फॉर्म है उसमें बिलीव करते हैं, उदारवाद में विश्वास करते हैं। सेकंड है इट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करते हैं दैट द सॉवरेनिटी लाइज इन द हैंड ऑफ द पब्लिक। सॉवरेनिटी क्या होती है? सुप्रीम पावर, ठीक है। सॉवरेनिटी ये आगे की क्लासों में आएगा डिटेल से इसके बारे में। बट सॉवरेनिटी जो मीनिंग होता है, इसका अर्थ होता है सुप्रीम पावर। तो जो सुप्रीम पावर वो किसके पास होती है? जनता के पास। डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर होती है वो सारी सारी पीपल्स के पास ही होती है। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स। तो डेमोक्रेटिक स्टेट से रिलेटेड है थियोरेटिकल, और प्रैक्टिकल स्टेट्स जो होते हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो प्रैक्टिकल में किस तरह से काम करती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज़ नॉट अचीवेबल। तो पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी ये अचीवेबल मतलब नहीं, खाली इसको अचीव नहीं करना है इटसेल्फ कि हमने डेमोक्रेसी को अचीव कर लिया या अपना लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। रादर इट इज़ ए सोर्स, ये एक सोर्स है किस चीज़ का? अटेनिंग डेमोक्रेटिक अचीवमेंट एंड वैल्यूज़। डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी की जो अचीवमेंट्स हैं कि डेमोक्रेसी से क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी होती है? तो इन सब के लिए हमको डेमोक्रेसी को मतलब एक सोर्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हम इसको ऐसा नहीं है कि हमने डेमोक्रेसी को अपना लिया और उसके बाद में हम इसका मतलब यूज़ ही नहीं करें, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी जो जिसका मेन पावर जो होता है वो पब्लिक के अंदर होता है। फिर सेकंड नंबर पे है टाइप जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी था उसके अंदर सेकंड नंबर है सोशल डेमोक्रेसी, सोशल सामाजिक डेमोक्रेसी। द सिस्टम ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स रिगार्डिंग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, जेंडर, वेल्थ एक्सेट्रा, ठीक है, शुड बी अबोलाइज्ड। तो जो सिस्टम होता है ना, इसके अंदर रिलीजन धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, क्रीड नस्ल के नाम पे, लैंग्वेज भाषा के आधार पर, जेंडर लिंग के आधार पर और वेल्थ के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ऑल द इंडिविजुअल मतलब एवरी पर्सन शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। तो जो सारे के सारे जो व्यक्ति हैं ना उनको इक्वल जो है समान अधिकार, समान जो अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर उपलब्ध करवाए जाएं जिससे उनका डेवलपमेंट हो। मतलब जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर उन पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये होता है सोशल डेमोक्रेसी के अंदर। सारे जो पीपल्स होते हैं वो इक्वल से समान माने जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हंसा, ये इनकी डेफिनेशन है हंसा के अनुसार, ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ वन इन विच, डेमोक्रेटिक सोसाइटी ये होती है देयर इज़ डोमिनेट
कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ थॉट्स, जो इक्वलिटी की जो होती है ना थॉट्स, वो उसमें होती है, एंड इन विच द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज़ प्रिविलेटेड, और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो सारे के सारे इक्वलिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि मेन सोशल जो एक सोशल डेमोक्रेसी का मेन यही है कि जो ऑल पर्सन्स है, जो सोसाइटी के सारे लोग हैं, उनके साथ में समान व्यवहार करना चाहिए, किसी भी तरह से उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति नस्ल लिंग के आधार पे उनको उनका डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, सभी को डेवलपमेंट के समान अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। थर्ड नंबर पर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, इकोनॉमिक आर्थिक डेमोक्रेसी, मनी से रिलेटेड। ए टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इज़ नाउन एज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इकोनॉमी से जो आर्थिक व्यवस्था होती है, अर्थ से रिलेटेड, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इन द प्रेजेंट सेंचुरी, जो प्रेजेंट सेंचुरी के अंदर द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय, तो ये जो इकोनॉमिक जो डेमोक्रेसी है इसकी थ्योरी है वो किसने दी है? मार्क्स ने। ये मार्क्स जो थे वो थिंकर थे जर्मनी के। ठीक है, उसके तो इन्होंने दी है, और सोशलिस्ट और समाजवादियों ने मिलके दी है। इसके अंदर ये मानते हैं कि जो बनी होती है उसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। द मार्क्स, इसके लिए मार्क्स जो है कार्ल मार्क्स, उन्होंने क्या बुलाते थे? कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि पूंजीवादी लोकतंत्र। इसका हिंदी वर्ड होता है पूंजीवादी लोकतंत्र, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी। तो मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो थे वो कहते थे कि पहले जनता जो थी वो मतलब नॉर्मल थे, सारे लोग एक जैसे ही थे। फिर उनके अंदर कुछ लोग थे वो मालिक बन गए, कुछ लोग थे वो नौकर बन गए, मतलब उनके अंदर जो इकोनॉमी थी उसका डिफरेंसेस आ गया। तो ये जो डिफरेंस है उसको सही नहीं मानते थे। ठीक है, फिर है एथिकल डेमोक्रेसी। एथिकल डेमोक्रेसी या इसको मॉरल डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। मॉरलिटी होती है नैतिकता, नैतिकता से संबंधित। सम स्कॉलर्स हैव एक्सेप्ट डेमोक्रेसी इज एन एथिकल एंड इंटेलेक्चुअल फॉर्म ऑफ लिविंग। ठीक है, तो ये लिविंग की मॉरलिटी से संबंधित है। दिस मॉरल व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं द कॉन्टेक्स्ट टू डेमोक्रेसी इज इटसेल्फ नाउन एज एथिक डेमोक्रेसी। इसमें जो भी रिलेटेड है ना कि कुछ चीज़ें होती है जो नैतिकता से रिलेटेड है, मॉरलिटी से रिलेटेड है, इसलिए इसको एथिकल डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो किसी थॉट पे डिपेंड होके भी काम करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 के अंदर। तो उसका जो स्लोगन था, मतलब किस आधार पे जो वो है रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका बेस क्या माना गया था, या फिर उसको किस चीज़ से इंस्पायर किया गया था, तो वो था फ्रीडम, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये इसके मेन पॉइंट थे। और इन्हीं मेन पॉइंट को मॉरल मान के और लोगों ने जो है वो डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष किया था, फाइटिंग की थी। ठीक है, तो इसके फॉर्म्स पढ़े हैं हमने। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरियस थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो अलग अलग थ्योरी है और अलग अलग कंसेप्ट है कि लोगों ने इसको किस किस रूप में अपनाया है, या जो थिंकर है उन्होंने इसके बारे में क्या क्या बातें कही है। इसके अंदर हम फर्स्ट देख लें द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। जो ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम से चल रही है, लिबरल हमने देखा था जिसके अंदर सारे जो लोग हैं उनको डेवलपमेंट के अवसर मिले। एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये लिबरल के अंदर ये होता है, पुराने टाइम के अंदर लोग यही मानते थे कि जो सारे जो लोग हैं उनको अपने अपने डेवलपमेंट के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और सारे जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी के अंदर पार्ट लें। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उससे रिलेटेड है। मेजर फिलोसफर, इससे के बारे में जो इसके फेवर लेने वाले जो फिलोसफर है उनके नाम है हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेसमिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर, डेक्स्ट्रा। ठीक है, तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं कि किस थिंकर ने किस थ्योरी का सपोर्ट किया था। तो हमने अब्राहम लिंकन की तो जो मेन डेफिनेशन है वो यही है कि गवर्नमेंट टू पीपल्स, गवर्नमेंट बाय पीपल्स एंड गवर्नमेंट फॉर पीपल्स। ठीक है, तो जनता का जनता के लिए शासन।
तो मतलब जो मेन है वो यहाँ पे पब्लिक को ही मानते हैं। लाइक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये जो थ्योरी है इसकी मेन फीचर्स है कि ये जो है पुराने जो सिद्धांत हैं उन पे चलती है, और पुराने सिद्धांतों के अंदर मेन यही था कि जो पीपुल्स है, जो पब्लिक है, उसके पास में ही सारी जो पावर है और पब्लिक जो काम करती है वही सही था। तो ये पॉलिटिकल थ्योरी में हमने देखा था। सेकंड है प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। प्लूरिस्ट के अंदर होता है कि एक ही व्यक्ति जो होता है ना उसके पास पावर नहीं होती है। पावर जो होती है प्लूरल, बहुत सारी जो चीज़ें जो लोग होते हैं उनमें डिवाइड होती है। ठीक है, तो प्लूरिज्म इन ए सोसाइटी, एक सोसाइटी होती है इन विच पावर आर नॉट सेंट्रल। पावर जो होती है ना एक जगह सेंटर नहीं होती है, एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं होती है, एट वन प्लेस, एक ही जगह पे नहीं होती है, बट इट इज स्प्रेड अक्रॉस मैनी सेंटर्स ऑफ सोशल लाइफ। सामाजिक जीवन के अंदर इस ये जो पावर होती है अलग अलग लोगों को डिवाइड की हुई होती है, जिससे सारे लोग जो मिलकर है वो पावर का यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कि जो एक ही व्यक्ति के पास पावर होती है तो वो उस पावर का मिसयूज़ करता है। ठीक है, तो इसलिए पावर को अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर देना चाहिए। तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर भी जो पावर है वो एक जगह नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास अपनी पावर होती है, फिर जो पावर है उसको स्टेट गवर्नमेंट्स में डिवाइड की गई है, फिर जो लोकल गवर्नमेंट है उनको भी कुछ पावर्स एंड राइट्स दिए गए हैं। तो इस तरह से जो पावर होती है उसका सेपरेशन कर देते हैं। इसी तरह से जो असेंबली जो होती है, पार्लियामेंट होती है ना, उसके अंदर भी जो गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है, थ्री ऑर्गन्स, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इनका काम करती है कानून को बनाने का, रूल को बनाने का। एग्जीक्यूटिव जो है वो रूल्स को एग्जीक्यूटिव करती है, और जो जुडिशरी है उसका काम होता है जस्टिस करना। तो सब कुछ होता है, और एक ही व्यक्ति में शक्ति नहीं होती है। हम देखते हैं कि जो तानाशाही होता है, डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है कि एक ही पर्सन होता है, उसके पास पावर होती है, और वो जो पूरा कंट्री होती है उसका शासन को चलाता है, और उन पे फिर उनके साथ में मतलब अत्याचार करता है, उनका शोषण करता है। तो इसलिए पावर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये इसमें दे रखा है कि जो मेन सेंटर के अंदर पावर है तो इस पावर को इक्वली अलग अलग लोगों में बांट देना चाहिए। तो इट इज़ बिलीव इन फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी। ये सोसाइटी का फेडरल फॉर्म होता है, मतलब उसको बोलते हैं संघात्मक, अलग अलग यूनियन या अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अंदर भी यही होता है। इंडिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर होती है, उसके बाद में अलग अलग स्टेट जो हैं उनको पावर दे दी जाती है। अलग अलग जो स्टेट है उनको भी पावर मिलती है। इसके जो मेजर फिलोसफर है उनको देखते हैं, एच.जे. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर एंड मिस फोलेट। ठीक है, तो इनका भी नाम आपको ध्यान में रखना है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रेस्टल, रॉबर्ट ये जो है राइटर, इनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज सच ए सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो ये सामाजिक राजनीतिक सिस्टम होता है इन विच मैनी प्राइवेट ग्रुप, जो बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स एंड बेनिफिशियर ग्रुप्स, जो भी इससे रिलेटेड ग्रुप होते हैं, पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अंदर बाकी जो अदर कैटेगरीज के लोग होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। तो ये प्लूरलिस्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जो पावर होती है वो एक पर्सन में नहीं होती है, बहुत सारे लोगों में डिवाइड रहती है। थर्ड नंबर है द एलाइटिस्ट थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए एलाइट का मतलब होता है रिच या डिफरेंट, नोबल। ठीक है, एलाइट थ्योरी बोलते हैं उसको, मतलब जो किसी भी चीज़ को लेके कॉमन पीपल से अलग होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनमें लीडरशिप होती है, लीडरशिप का जो पावर होती है ना, कि नेतृत्व की क्षमता जिसको बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनका जो सोशल स्टेटस अलग होता है, तो वो होते हैं एलाइट पर्सन। तो कुछ लोगों का मानना था कि जो एलाइट होते हैं ना वही पावर जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट है उसको अच्छे से चला सकते हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी है। तो इसके अंदर दे रखा है ये पब्लिक है, और पब्लिक के अंदर जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है।
कुछ उसमें से एलाइट पर्सन होते हैं और ज़्यादातर जो होते हैं नॉर्मल पर्सन होते हैं। तो एलाइट पर्सन होते हैं ना, उनके नंबर कम ही होती है, उनकी संख्या कम ही होती है। और फिर उसके अंदर से एलाइट पर्सन जो होते हैं वो अपनी पार्टी बना लेते हैं और उसमें से जो नॉर्मल पर्सन है वो उनका इलेक्शन कर देते हैं। तो जो एलाइट पर्सन है वो ही आगे गवर्नमेंट बनाते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होती है। और एलाइट पर्सन जो होते हैं ना, उनके पास लीडरशिप की कैपेसिटी होती है, इंटेलिजेंट होते हैं और गुड स्पीकर भी हो सकते हैं, जिससे कि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और नॉर्मल पीपल्स के बारे में ये इनकी थॉट है कि लेज़ी होते हैं, डोंट पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स, राजनीति में भी ये पार्टिसिपेट नहीं करना पसंद करते। ठीक है, तो ये एलाइट थ्योरी थी। इसके जो मैन थिंकर है वो है मॉस्का। अब इनके साथ में ना इनकी बुक भी दे रखी है। तो मॉस्का जो है, इनकी बुक थी द रूलिंग क्लास। इनकी बुक्स के नेम हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं इनसे रिलेटेड। पैरेटो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एलाइट थ्योरी की जो मेन है वो पैरेटो है। मैन जो हेड थिंकर्स थे, स्टार्टअप जिसको बोल देते हैं। ठीक है, द माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी जो बुक है उसका नाम है माइंड एंड सोसाइटी। थर्ड नंबर है रॉबर्ट मिशेल्स। रॉबर्ट मिशेल्स है इनकी पॉलिटिकल पार्टीज। सी की बुक का नाम है द पावर ऑफ इलाइट्स, इलाइट्स की पावर। ओवाइज जेस जो पुस्तक है द रिवोल्ट ऑफ मैसेस। तो इनकी जो बुक्स के नाम है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है मार्क्सिस्ट थ्योरी। जो कार्ल मार्क्स हमने जो भी पीछे देखा था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है एंड ए कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। तो कार्ल मार्क्स की थ्योरी यही थी कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पहले जनता दुनिया के अंदर है ना सिंपल इंसान रहते थे सारे एक जैसे। फिर उसमें से कुछ लोग जो थे ना वो काम करने लग गए और उनके पास पैसे इकट्ठे हो गए। पैसे इकट्ठे हो गए तो फिर वो मज़दूरों से दूसरों से काम करवाते थे ज़्यादा और उनको पैसे देते थे कम। बीच का जो मार्जिन होता था वो खुद ही रखते, तो खुद ज़्यादा अमीर हो गए और गरीब जो था वो और गरीब हो गया। तो इनके बीच में जो इकोनॉमिक डिफरेंस है वो ज़्यादा हो गया। इसकी वजह से ये जो लेबर क्लास वाले जो पर्सन होते हैं, जो मज़दूर लोग होते हैं, फिर वो ये जो रिच पर्सन है इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे और एक दिन इन पे कब्जा करके और अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो ये इस तरह की थ्योरी थी इनकी। मार्क्स के अंदर इन्होंने बता रखा है ये पावरफुल पीपल्स होते हैं और ये वीक पीपल्स होते हैं। दो पार्ट में जब डिवाइड हो जाता है और फिर इनके बीच में संघर्ष होता है। फिर जो कमज़ोर लोग होते हैं ना वो फिर अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये सोसाइटी जो होती है ना वो नॉर्मल, ऑल द नॉर्मल्स आर इवल्स। तो सारे जो पहले नॉर्मल में होती है फिर स्ट्रगल करते हैं, फिर नॉर्मल और स्ट्रगल के अंदर वही है, जब नॉर्मल पीपल्स और जो रिच पर्सन है उनके बीच में झगड़ा होता है और फिर जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, तो वो मज़दूर जो होता है ना वो अपने मालिक पे कब्जा कर लेता है, मज़दूरों की गवर्नमेंट बन जाती है। मेन थिंकर्स इसके कौन है? कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग। ठीक है, माओ त्से-तुंग ने दिया था ना स्टेटस कि जो गोली बंदूक की नोक से निकलती है, मतलब जिसके पास पावर होती है ना उसके पास ही सब कुछ होता है। फिर है नेक्स्ट है द सोशलिस्ट थ्योरी। सामाजिक जो थ्योरी है सोशलिस्ट थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द राइट टू सोसाइटी ऑन द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शंस इज कॉल्ड सोशलिज्म। जो भी प्रोडक्शन होता है सोसाइटी के अंदर उस पर सारी सोसाइटी का राइट्स होता है। ठीक है, जो भी समाज के अंदर जो भी रिसोर्सेज होते हैं ना तो पूरी सोसाइटी उसको इक्वली यूज़ करेगी, उनका इक्वली पार्ट होगा, सारे शेयर करेंगे किसी भी चीज़ को। तो ये होती सोशलिस्ट थ्योरी। सोशलिस्ट जो थ्योरी होती है इसके अंदर पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, तो पॉलिटिकल फ्रीडम लिबरल डेमोक्रेसी का पार्ट होती है। और एक होता है इकोनॉमिक इक्वलिटी, जो सारे के सारे जो लोग हैं उनको इक्वल माना जाए इकोनॉमी से। ठीक है, भाई कोई ज़्यादा अमीर ना हो कोई ज़्यादा गरीब ना हो, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो कि सारा का काम आराम से चलता रहे। तो ये मार्क्स की जो डेमोक्रेसी थ्योरी है उससे रिलेटेड है। मार्क्स में हमने देखा था ना कि जो मार्क्स जो था इनके अंदर भेदभाव ये था कि गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जो इनका जो डिफरेंस है उसको कम करने के लिए इनको इकोनॉमिकल इक्वलिटी मतलब प्रोवाइड किया जाए।
इकोनॉमिकल इक्वलिटी देंगे तो फिर इनके लिए पैसे रखना ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह का एक जो कंसेप्ट है हमारे गांधी जी का, उसको बोलते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप जो थ्योरी है उसमें गांधी जी भी यही कहते हैं कि किसी भी पर्सन को जितनी ज़रूरत है वो उतना रखे, और जो लोग अपने पास में बहुत सारे धन इकट्ठा करके रखते हैं ना, तो वैसे नहीं रखना चाहिए। जिसको ज़रूरत है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इनकी मेन डेमोक्रेसी की थ्योरीज थी। फिर हमें काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बाकी हम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।